बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू लिटरेचर विद डब्ल्यूबी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमेरिकन लिटरेचर का चैप्टर नंबर 2, जो कि है एमिली डिकिंसन पे। इंट्रोडक्शन टू एमिली डिकिंसन। इस वीडियो में हम एमिली डिकिंसन के बारे में कंप्लीट जानेंगे, इनके इंट्रोडक्शन, इनके जो पोइट्री के जो थीम्स थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में एक इनकी पोइम भी पढ़ेंगे। ठीक है। इस चैप्टर में राउंड अबाउट 5 पोएम्स हैं। उनमें से एक ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है और एक हम आज डिस्कस करेंगे और बाकी 3 को मैं सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँगी। सेपरेट करके हर एक की सेपरेट वीडियो बनेगी, ठीक है? तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एमिली डिकिंसन के बारे में जान लेते हैं। एमिली डिकिंसन जो है ये अपनी पोएम्स की एक वास्ट कलेक्शन की वजह से जानी जाती हैं और इनका जो ज़्यादातर टाइम था ये अकेले में ही गुजारती थीं। ये एक इंट्रोवर्ट नेचर की इंसान थीं। इन्होंने अपने यूनिक स्टाइल का एक एक्सपीरियंस किया ट्रेडिशनल बैलेड फॉर्म के साथ, ठीक है? इन्होंने ट्रेडिशनल बैलेड फॉर्म में अपने यूनिक स्टाइल को इमर्ज किया और उसके बाद पोएट्री लिखी। ये अमेरिकन रोमांटिसिज्म मूवमेंट का भी हिस्सा मानी जाती हैं, जिनका कि एम ये था कि अमेरिका का जो अपना एक स्टाइल और अपनी वॉइस होनी चाहिए लिटरेचर में, क्योंकि हम लास्ट वाले चैप्टर में ये डिस्कस कर चुके हैं कि पहले इन पे जो था वो इन्फ्लुएंस था ब्रिटेन का, ठीक है? तो ब्रिटिश की जो राइटिंग थी, उनका जो लिटरेचर था, उसका इन्फ्लुएंस इनकी राइटिंग में बहुत ज़्यादा नज़र आता था। तो उस टाइम राइटर्स ने जो था वो खुद को ब्रिटेन राइटर से सेपरेट किया और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हम अपना एक यूनिक स्टाइल और अपनी वॉइस जो है उसको जनरेट करेंगे, ताकि हम अपनी एक ओन आइडेंटिटी बनाएं, अपना एक सेपरेट पाथ बनाएं, ठीक है? तो रोमांटिसिज्म का भी ये पार्ट मानी जाती हैं, जिनमें कि इन्होंने ये कहा था कि अमेरिकन स्टाइल और वॉइस जो है लिटरेचर में उनकी एक अपनी होनी चाहिए, अपनी उन्होंने क्रिएट की। एमिली डिकिंसन जो थी वो पैदा हुई 10 दिसंबर 1830s में एमहर्स्ट मैसाचुसेट्स में। इन्होंने साउथ हैडले में माउंट हॉलयोक फीमेल सेमिनरी को अटेंड किया, लेकिन वहाँ पे सिर्फ ये 1 साल ही रहीं। इनके फादर एडवर्ड डिकिंसन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे और इन्होंने कांग्रेस में भी एक दफ़ा सर्व किया है। इनके ब्रदर एक लॉयर थे और अपनी वाइफ सूजन गिलबर्ट के साथ साथ वाले घर में ही रहते थे। लवीनिया एमिली डिकिंसन की यंगर सिस्टर थी और वो इन्हीं के साथ इनके घर में रहती थी। लवेनिया और ऑस्टन, यानी कि ये दोनों बहन-भाई जो थे वो एमिली डिकिंसन के जो थे वो थ्रू आउट लाइफ जो है इनके कंपेनियन रहे हैं। एमिली डिकिंसन की जो पोइट्री है वो 17th सेंचुरी के जो मेटाफिज़िकल पोएट्स थे, जिसमें कि जॉन डॉन, जॉर्ज हर्बर्ट, ये पोएट्स आ जाते हैं। इनकी पोएट्री में इनका एक बहुत गहरा इन्फ्लुएंस मिलता है हमें, ठीक है? क्यों? क्योंकि किस तरह से मिलता है, क्योंकि ये वाले जो राइटर थे ना 17th सेंचुरी के, जैसे कि मैंने नाम भी बताया कि जॉन डॉन और जॉर्ज हर्बर्ट, ये बहुत ज़्यादा ना कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ वगैरह को अपनी पोएट्री में बयान करते थे और यही चीज़ हम लोगों को एमिली डिकिंसन की पोएट्री में भी देखने को मिलती है। इसके अलावा इन्होंने बुक ऑफ रेवलेशन पढ़ी। बुक ऑफ रेवलेशन कहा जाता है बाइबल को, ठीक है? ये जो थी अपने बचपन से लेके इन्होंने जब तक ये बड़ी हुई हैं, इन्होंने बाइबल को रीड किया है, जिसकी वजह से इनके अंदर जो था ना वो एक बाइबल को रीड करने की वजह से जो लाइफ़ को देखने का जो पर्सपेक्टिव है, वो शेप हुआ, जिसमें कि इन्होंने डेथ को देखा, स्पिरिचुअलिटी को देखा, ठीक है? और इसी सारी चीज़ों को शेप किया इन्होंने बाइबल की वजह से। के अलावा यहाँ पर एक चीज़ मेंशन है, हर अपब्रिंग। अपब्रिंग का यहाँ पे क्या मतलब है कि ये पैदा हुई थी एक प्यूरिटन टाउन एमहर्स्ट में। तो वहाँ पे क्या था कि क्रिश्चियनिटी के वैल्यूज़ को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फ़ॉलो किया जाता था, जिसको कि कैल्विनिज़्म भी कहा जाता है, ठीक है? क्रिश्चियनिटी वैल्यूज़ को। और इनको जो था वो बहुत स्ट्रिक्टली इनको फ़ॉलो भी करती थी वो। अपनी थ्रू आउट लाइफ़ इन्होंने इसको फ़ॉलो भी किया, जिसकी वजह से उनकी पोएट्री में भी हम लोगों को इन्फ्लुएंस मिलता है। थीम ऑफ मोलैरिटी मिलेगा, सिन मिलेगा, रिडेम्पशन मिलेंगी, ठीक है? ये रॉबर्ट और एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की जो पोएट्री थी उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करती थी और जॉन कीट्स की पोएट्री को भी। और जॉन केट्स की पोएट्री का भी जो मेन थीम होता था वो डेथ ही होता था, और अगर एमिली डिकिंसन की पोएट्री की बात करें तो इनका भी जो मेन थीम हम लोगों को देखने को मिलेगा, ज़्यादातर इनके जो वर्क हैं वो डेथ पे ही हम लोगों को मिलेंगे। हर एक पोएट्री में, हर एक इनकी पोएम में हम लोगों को डेथ का जो थीम है वो मिलेगा, और आज की जो हम पोएम पढ़ेंगे उसमें भी डेथ का ही थीम है।
वॉल्ट व्हिटमैन को पढ़ने के बाद इनको थोड़ी-सी डिस्करेजमेंट हुई, क्योंकि उस टाइम में उन्होंने वॉल्ट व्हिटमैन ने ऐसे ही राइटिंग्स पे, ऐसे टॉपिक्स पे काम करना शुरू किया जो कि उस वक़्त इम्प्रॉपर समझे जाते थे, ठीक है? कंट्रोवर्शियल टॉपिक आप कह दें कि उस टॉपिक्स पे उन्होंने लिखना शुरू किया। लेकिन आज अगर देखा जाए तो वॉल्ट व्हिटमैन और एमिली डिकिंसन, इन दोनों को अमेरिकन लिटरेचर में बहुत बड़ा एक नाम माना जाता है, की फिगर्स माना जाता है इनको अमेरिकन लिटरेचर में। एमिली डिकिंसन की ने बहुत ज़्यादा पोएम्स लिखी, ठीक है? और इन्होंने कुछ पोएम्स को अपने फ्रेंड्स के साथ थ्रू लेटर्स जो था वो शेयर किया, और अपनी लाइफ टाइम में ये नहीं जानी जाती थी। अपनी लाइफ टाइम में इनका आई गेस कोई भी वर्क पब्लिश नहीं हुआ। आफ्टर डेथ ही इनकी जो राइटिंग्स हैं वो पब्लिश हुई 2 वॉल्यूम्स में। जो पहला वॉल्यूम था वो आया था 1890 में, और जो दूसरा वॉल्यूम था, आखिरी वॉल्यूम, वो आया 1955 में। इनकी डेथ के बाद इनकी फैमिली को एक हैंडमेड बुकलेट जो थी वो मिली, जिसमें नियरली 1800 पोएम्स थीं, और इनको कहा जाता था फेसिकल्स। ये इन्होंने जो था वो पेपर्स की शीट्स को आपस में स्टिच कर के उन पे लिखा था। 1981 में राल्फ डब्ल्यू फ्रैंकलिन ने ये जो पेपर के जो ओरिजिनल पेपर्स थे उनकी फिजिकल डिटेल्स वगैरह निकलवाई, ठीक है? और उसके बाद जो इनकी पोएम्स की जो एक ऑर्डर था उसको वो दिया, और इस ऑर्डर को उन्होंने नाम दिया मैन्युस्क्रिप्ट बुक्स ऑफ एमिली डिकिंसन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी थीम्स पे कि एमिली डिकिंसन ने अपनी पोएट्री में किन-किन थीम्स को एक्सप्लोर किया है। एमिली डिकिंसन जो थी वो बहुत एक क्लोज़ ऑब्ज़र्वर थी, अपने इर्द-गिर्द की दुनिया को बहुत क्लोज़ली वो ऑब्ज़र्व करती थीं, और इनकी पोएट्री में हम लोगों को यूनिवर्सल थीम्स देखने को मिलते हैं। इन्होंने नेचर के बारे में लिखा, पर्सनल आइडेंटिटी, डेथ, इमॉर्टैलिटी और लव के बारे में लिखा। इन आइडियाज़ को ज़िंदगी देने के लिए इन्होंने इमेजरी का यूज़ किया, एवरीडे लाइफ़ की जो इमेजरी है, लाइक नेचर, रिलिजन, म्यूज़िक, बिज़नेस, फैशन और हाउसहोल्ड एक्टिविटीज़ वगैरह। ये जो थी अपने एक यूनिक स्टाइल की वज़ह से जानी जाती थी, जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही बताया। इन्होंने अपना एक स्टाइल यूज़ किया जिसको कि स्लैंट राइम के नाम से जाना जाता है। स्लैंट राइम जो है एक ऐसी राइम को कहते हैं, इसको हाफ राइम भी कहते हैं, और इम्परफेक्ट राइम के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये एक ऐसी टाइप है राइम की जिसमें कि जो साउंड्स होते हैं वो सिमिलर तो होते हैं, लेकिन एग्ज़ैक्ट सेम नहीं होते। स्लैंट राइम में ये होता है कि या तो सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉन्सोनेंट्स की साउंड्स आपस में मिलेंगी, ठीक है? वो सिर्फ़ ये हो सकता है कि लास्ट वाला जो एक कॉन्सोनेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टी आ रहा है, तो हो सकता है कि जो नेक्स्ट लाइन होगी उसके जो लास्ट वर्ड होगा उसके लास्ट भी सिर्फ़ टी आए, ठीक है? पूरा का पूरा जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि असल में राइम तो इसी को कहते हैं ना कि लास्ट वाले जो वर्ड्स होते हैं वो आप सेम साउंड निकाल रहे होते हैं। लेकिन इन्होंने क्योंकि स्लैंट राइम को जो है वो यूज़ किया है अपनी राइटिंग में, तो या तो सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉन्सोनेंट्स की साउंड जो है वो सेम होगी, या फिर जो वोवेल्स की साउंड है वो मैच होगी। दोनों एट अ टाइम जो है वो सेम नहीं हो सकते, ठीक है? ये बात ध्यान में रखनी है। इसको कहते हैं स्लैंट राइम। और अनयूजुअल पंक्चुएशन जो थी वो अपनी राइटिंग में ये यूज़ करती थीं। ज़्यादातर इन्होंने जो अपनी ज़िंदगी है वो आइसोलेशन में ही गुज़ारी, क्योंकि इनको अकेलापन बहुत ज़्यादा पसंद था, तो ज़्यादातर इन्होंने अपनी लाइफ़ जो है वो अकेली ही गुज़ारी। डिकिंसन की जो फैमिली थी, ये एक प्रोमिनेंट फैमिली थी एमहर्स्ट की। इनकी जो ज़्यादातर पोएम्स थी वो शॉर्ट ही देखने को मिलेंगी, विद 4 लाइन स्टैन्ज़ास, और सिंपल और ब्रीफ लाइन्स इन्होंने रखने की कोशिश की। कुछ पोएम्स में इन्होंने एक्सपीरियंस किया है लॉन्गर का भी, कि कुछ लॉन्ग लाइन्स, और लेकिन उसमें जो है वो लूज़र लाइन्स भी आ जाती हैं। और कॉम्प्लेक्स स्टैंज़ास वगैरह को भी बनाने की इन्होंने कोशिश की, जैसा कि जिसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे, लाइक स्टैंज़ास, 3 लाइन स्टैंज़ास, पेयर ऑफ 2 लाइन स्टैंज़ास। डिकिंसन की जो अपनी लाइफ़ है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस और पेनफुल उनकी लाइफ़ गुज़री, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की और सैडनेस से इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुज़ारी, जो कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रेजिक भी फ़ील होती है, जिसकी वज़ह से इनकी ज़िंदगी, इनकी ज़्यादातर पोएम्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो थीम था वो डेथ पे ही इनका होता था। और ये सब कुछ क्यों था? क्योंकि इन्होंने जो था अपनी फ्रेंड्स की और फैमिली मेंबर्स की डेथ जो थी वो अपनी आँखों के सामने देखी, जिसकी वजह से इन पे ये बहुत ज़्यादा इनका असर भी रहा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द थीम ऑफ डेथ इन एमिली डिकिंसन्स पोएट्री। एमिली डिकिंसन की पोएट्री में डेथ का जो थीम है उसको हमने अब देखना है। एमिली डिकिंसन जो है वो अमेरिकन लिटरेचर में मेन पोएट मानी जाती हैं जिनका फ़ोकस रहा है डेथ पे, ठीक है? डेथ जो था एक मेजर थीम होता था इनकी पोएट्री में, और ये इस थीम को बहुत काम और क्लियर हेडेड वे में, बिल्कुल एक आप कह लें कि ज़्यादा इमोशंस को बयान किए बगैर उसको बहुत एक काम वे में लिख देती थी डेथ के थीम को।
अपने अकेलेपन की वजह से इन्होंने ज़्यादातर जो था उनका जो फ़ोकस रहा वो डेथ पे ही रहा। और चूँकि ये इनका एक हिसाब से एक रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू भी था, जैसा कि मैंने पीछे बताया कि इन्होंने अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स की डेथ देखी हैं, जिसकी वजह से इनका एक रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया ये। अपनी इन पोएम्स में इन्होंने एक बहुत सोबर टोन रखी है अपनी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा पावरफुल हम लोगों को देखने को मिलती हैं। डिकिंसन ने डेथ को इस तरह से पोर्ट्रे किया है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि परमानेंट है, जिसको कि चेंज नहीं किया जा सकता। ना तो ये ख़त्म हो सकती है, ना ये डिसअपियर हो सकती है। ये हर किसी को आनी ही आनी है। इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। शी बिलीव्स इन द लास्टिंग इवन डिवाइन नेचर ऑफ डेथ। डेथ जो है वो एक पावरफुल और एवर प्रेज़ेंट है और हर कोई इससे लाज़मी गुज़रेगा। अपनी पोएट्री में इन्होंने कुछ इस तरह से बयान किया है डेथ को कि ओवर टाइम जो ह्यूमन क्रिएशंस हैं या फिर जो बाकी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी फ़ेड होती चली गईं, लेकिन डेथ जो है वो फिर भी बाकी रही। इन्होंने अपनी पोएट्री में डेथ को इमॉर्टैलिटी कहा है। कुछ पोएट्स जो कि डेथ को बहुत आइडलाइज़ और ग्लोरीफाई करते हैं डेथ को, लेकिन डिकिंसन ने जो डेथ को बहुत एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और रियलिस्टिक वे में बयान किया है। इन्होंने अपनी किसी भी पोएट्री में कोई भी अननेसेसरी इमोशन डाल के ये बताने की कोशिश नहीं की कि जो डेथ है वो बहुत ग्रैंड होती है और हीरोइक किस्म की होती है, बल्कि नहीं, ये बहुत रियलिस्टिक रहीं डेथ के मामले में और जेन्युइन तरीके से इन्होंने डेथ को पोर्ट्रे करने की कोशिश की है अपनी पोएट्री में। नेक्स्ट ये एक एग्ज़ाम्पल है मेरे पास, द आइज़ ग्लेज़ वन्स एंड दैट इज़ डेथ। इसमें जो ग्लेज़ है इसका मतलब है कि किसी चीज़ का जो है ना वो डल हो जाना, ठीक है? धुंधला हो जाना, आँखों के आगे धुंधलाहट आ जाना, इसका यहाँ पे ये मतलब है। यहाँ पे डिकिंसन जो है ये ऑब्ज़र्व करना चाह रही हैं कि जो आइज़ हैं वो ग्लेज़्ड हो गई हैं, ग्लासी हो गई हैं, ठीक है? कि यहाँ पे जो इसका मतलब है इस लाइन का वो ये है कि जो लाइफ़ है वो एंड होने पे आ रही है। अ कॉमन साइट दैट लाइफ इज़ एंडिंग, ठीक है? यहाँ पे जो ग्लेज़ वर्ड है ये सजेस्ट कर रहा है एम्प्टीनेस को या फिर अ लूज़ ऑफ लाइफ्स स्पार्कल इन द आई, कि जो ज़िंदगी की जो उम्मीद है वो आँखों से चली गई है, ठीक है? इम्पॉसिबल टू फिन, फिन कहते हैं किसी चीज़ को प्रिटेंड करना या फिर एक फ़ेक चीज़ को, ठीक है? यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि डेथ जो है ना ये फेक नहीं है। ये एक क्लियर साइन है कि रियल डेथ है। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी प्रिटेंड कर दिया जाए या फिर कुछ इमिटेट कर दिया जाए। या फिर इसका दूसरा मतलब ये हो सकता है कि डेथ से मुँह नहीं मोड़ा जा सकता। द बीड्स अपॉन द फोरहेड, बीड्स यहाँ पे कहा गया है पसीने के छोटे-छोटे कतरों को यहाँ पर बीड्स कहा गया है। और ये जो लाइन्स हैं ये रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि जो माथे पे जो है वो पसीने के छोटे-छोटे कतरे आ चुके हैं और ये किस चीज़ को शो करवा रहा है, जो डेथ की जो सफ़रिंग होती है, जो पेन होती है, वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है ये चीज़। बाय होमली एंग्विश स्ट्रंग, होमली का यहाँ पे मतलब है अनप्लेज़ेंट या फिर कोई अनअट्रैक्टिव चीज़ और एंग्विश जो है ये कहा गया है एक मेंटल या फिर फिज़िकल सफ़रिंग को और स्ट्रंग यहाँ पे या स्ट्रंग का मतलब है कनेक्शन को, ठीक है? कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से कोई चीज़ किसी चीज़ के लिए कोई वजह बन रही है, ठीक है? अगर इस लाइन का मतलब समझें तो इसका ये लाइन का ये मतलब बनता है कि एक काइंड ऑफ सफ़रिंग के बारे में बताया जा रहा है कि हर एक इंसान जो है इस ये एक नेचुरल पार्ट है। हर एक इंसान इसको लाज़मी एक्सपीरियंस करता है। डेथ की यहाँ पे बात हो रही है कि जो जो डेथ की जो तकलीफ़ है, वो हर एक इंसान जो है उसने उसको लाज़मी एक्सपीरियंस करना है। होप्स हो कि आपको इस स्टैन्ज़ा की समझ आई होगी। ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल है कि इन्होंने इस तरह से अपनी पोएट्री में डेथ को पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। नेक्स्ट हमारे पास जो आज की पोएम है वो है आई हेयर्ड अ फ्लाई बज़ व्हेन आई डाइड। ठीक है? मैंने आगे आगे जो है वो मैंने इसकी समरी भी दे दी है, लेकिन मैं इसको अपने अंदाज़ से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। सो लाइन बाय लाइन इसको जो है वो रीड करते हैं। स्लाइड्स का लिंक मैं वैसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ और आप जो है वो फिर समरी को भी थ्रू आउट रीड कर सकते हैं स्लाइड्स के थ्रू। लेकिन मैं इसको अपने अंदाज़ से समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको वर्ड बाय वर्ड जो है वो इसकी समझ आ सके। शुरू करते हैं। आई हेयर्ड अ फ्लाई बज़ व्हेन आई डाइड। द स्टिलनेस इन द रूम वाज़ लाइक द स्टिलनेस इन द एयर बिटवीन द हेव्स ऑफ स्टॉर्म। अच्छा, अब यहाँ पे मौत का ज़िक्र हो रहा है, ठीक है? और ये कहा जा रहा है कि आई हेयर्ड अ फ्लाई बज़ व्हेन आई डाइड, कि जब मैं मरने के करीब था या थी, तो मैंने एक फ्लाइंग बज़ जो है कि एक उड़ने वाला कोई भी इंसेक्ट है, अब यहाँ पे वो मच्छर भी हो सकता है, मक्खी भी हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है, ये तो यहाँ पे नहीं लिखा कि वो कौन-सा इंसेक्ट है, लेकिन एक उड़ने वाला एक इंसेक्ट है, उसकी जो है वो बज़ मतलब उसकी आवाज़ उन्होंने जो है वो सुनी है, ठीक है? क्यों सुनी है देखें कि द स्टिलनेस इन द रूम, क्योंकि कमरे में मुकम्मल खामोशी है,
ठीक है? मुकम्मल खामोशी है, सिर्फ़ उसकी जो एक बज़ है ना, वो सुनी है और ये एक डिस्टर्बेंस की अलामत है कि मुकम्मल कमरे में जो है वो खामोशी है, लेकिन कोई आके डिस्टर्ब कर गया है, जो इंसेक्ट का जो फ्लाइंग इंसेक्ट की जो बज़ है ना, उसने डिस्टर्ब कर दिया है कि डेथ में आके रुकावट जो है वो डाल दी है कि अच्छा खासा जो था वो कमरे में बिल्कुल सुकून था, एक कामनेस थी, एक खामोशी थी, लेकिन इस बज़ जो है वो उसकी वजह से डिस्टर्बेंस एक क्रिएट हुई है। वाज़ लाइक द स्टिलनेस इन द एयर, कमरे में इतनी खामोशी है कि वो एक कहते हैं ना कि तूफ़ान आने से पहले वाली खामोशी, उसको हम ये कह सकते हैं कि कोई इस खामोशी के बाद कोई बड़ा तूफ़ान आने वाला है। ठीक है? ये इसकी रिज़ेम्बलेंस है बिटवीन द हेव्स ऑफ स्टॉर्म। ये वही बात है कि एक जो पॉज़ होता है ना कि एक सबसे पहले खामोशी और खामोशी के बाद का जो आने वाला तूफ़ान है, ये वो वाला एक पॉज़ आ रहा है, ठीक है, इसमें। इन द सेम वे द रूम इज़ फिल्ड स्टॉर्म ऑफ डेथ एक्चुअली अराइव्स द हेव्स। इसमें जो हेव्स है ना, वो सिम्बलाइज़ कर रहा है लास्ट ब्रीथ को, ठीक है? जो भी इंसान है, जो उस टाइम मर रहा है, जिसको कि मौत आने वाली है, वो एक अपनी आखिरी साँसें ले रहा है, अपनी फाइनल स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है? अप्रोचेस टू डेथ। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है द आइज़ अराउंड हैड रंग देम ड्राई। अब इसमें ये चीज़ बोली गई है कि जो उसके इर्द-गिर्द बैठे हुए हैं ना लोग, उसके जो फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, उसके दोस्त हो सकते हैं, वो इर्द-गिर्द बैठे हुए हैं और ये चीज़ यहाँ पे रंग देम ड्राई, इसका ये मतलब है कि उनकी जो आँखें हैं ना वो फुल भरी हुई हैं आँसुओं से, ठीक है? कि वो या तो उस मोमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इसको आके मौत ले जाए और फिर हम लोग जो हैं वो अपने इमोशंस का इज़हार करें, ठीक है? यानी कि इसको यहाँ पे अगर लफ़्ज़ी तर्जुमा करूँ मैं तो इसका ये मतलब बनता है कि आँखें जो हैं वो इतने ज़्यादा आँसू बहाएँ कि एक भी कतरा ना बचे, ठीक है? इसका वैसे ये मतलब बनता है। एंड ब्रीथ्स वर गैदरिंग फ़िर्म, इसका क्या मतलब है कि ये वो मोमेंट है जिसमें कि हर एक जो कमरे में मौजूद है, वो फ़ोकस कर रहा है कि उन्होंने जो अपना एक है ना कि अपना एक रिएक्शन को होल्ड करके रखा हुआ है, क्योंकि वो किसी एक ख़ास तूफ़ान का इंतज़ार कर रहे हैं और तूफ़ान कौन-सा है कि कब जो है उनके सामने जो लेटा हुआ इंसान है, वो उसको मौत ले जाए और उसके बाद फिर वो जो भी अपने उस फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को अपने अंदर दबा के उन्होंने बैठे हुए हैं, वो उसको कब बाहर निकालें। फॉर द लास्ट ऑनसेट व्हेन द किंग, द लास्ट ऑनसेट का यहाँ पे मतलब है फाइनल मोमेंट ऑफ लाइफ, ठीक है? और यहाँ पे जो किंग का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ये जो है ये हम लोग कह सकते हैं कि जो मौत का फरिश्ता है उसको भी कहा जा सकता है, यहाँ पर जो मौत खुद है उसको भी किंग कहा जाता है। और यहाँ पे जो किंग का वर्ड है ये सजेस्ट कर रहा है कि उसके पास एक पावर है, ठीक है? देखिए अब मौत को तो कोई नहीं रोक सकता ना, इसका मतलब तो ये है कि उसके पास एक पावर है, जब उसने आना है तो उसने आ जाना है। उसको कोई नहीं रोक सकता, ना एक साँस आगे होगा, ना पीछे होगा, मौत तो आनी ही आनी है अपने ऐन वक़्त पे, ठीक है? और यहाँ पे इसको जो है वो ये रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि वो जो डेथ है ना, वो रूलर है, हाकिम है वो, ठीक है? और उसकी प्रेज़ेंस क्या डिमांड कर रही है? रिस्पेक्ट, कि कंप्लीट खामोशी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट जो है वो डिमांड कर रही है आगे डेथ, इसलिए यहाँ पे किंग का वर्ड यहाँ इस्तेमाल हुआ है। बी विटनेस्ड इन द रूम, और वहाँ पे जो कमरे में मौजूद लोग हैं, वो उस ख़ास मौके पे जो है वो गवाह हो जाएँगे, ऐनी शाहिदीन हो जाएँगे, ठीक है? इनकी कुछ ऐसा होने वाला है जो कि उनको डरा देगा, ठीक है? लेकिन वो उसके ऐनी शाहिदीन होंगे, उसके विटनेस होंगे। I willed my keepsakes, signed away, what portion of me be assignable, and then it was, there interposed a fly. इस स्टैन्ज़ा में जो शुरू वाली लाइन है उसमें ये कहा गया कि मरने के बाद इंसान जो है वो जो चीज़ छोड़ जाता है, ठीक है? इसमें हम इनहेरिटेंस कह सकते हैं, कोई विरासत वग़ैरह, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये लास्ट वाली लाइन है, देयर इंटरपोज़ अ फ्लाई, कि फिर से उस जो फ्लाई है, वो जो उड़ने वाला जो इंसेक्ट है, उसने फिर से इंटरप्ट कर दिया आके। विद ब्लू अनसर्टेन स्टम्बलिंग बज़, यहाँ पे जो ब्लू का वर्ड है, ये मे बी जो जो उड़ रहा है उस टाइम वो इंसेक्ट, वो मे बी ब्लू कलर का है। उसने फिर से आके वो अपनी बज़ जो है मेरे सामने करना शुरू कर दिया और डेथ के बीच में और मेरे बीच में दोबारा से आ गया, ठीक है? फिर से इंटरप्ट कर दिया उसने, फिर से डिस्टर्बेंस एक क्रिएट कर दी है। बिटवीन द लाइट एंड मी, बिटवीन द लाइट, यहाँ पे जो लाइट है ये रिप्रेजेंट कर रही है लाइफ को और कॉन्शियसनेस को, यानी कि अभी जो है वो ज़िंदा है, कॉन्शियस है। एंड देन द विंडोज़ फेल्ड, विंडोज़ यहाँ पे कहा गया है स्पीकर की आइज़ को,
या फिर उसकी जो नज़र है उसको कहा गया है विंडोज़ को। एंड देन द विंडोज़ फेल्ड एंड देन आई कुड नॉट सी टू सी। और उसके बाद क्या है कि जो स्पीकर है, वो उसने कंप्लीट अपनी जो आईसाइट उसको खो दिया है, अपनी कंप्लीट अवेयरनेस को खो दिया है और फिर वो सो गया, ठीक है? मतलब ये है कि डेथ ने आके उसको अप्रोच कर लिया फिर भी, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप गौर करें इस पूरी की पूरी पोएम को, तो ये है 4 वर्स सोनेट और इसके 4 ही स्टैन्ज़ास हैं, हर स्टैन्ज़ा में 4-4 लाइन्स हैं, जिसको कि हम लोग क्वार्टरन्स कहते हैं और इसकी जो राइम स्कीम है वो है ए, बी, सी, बी, ठीक है? और बहुत ही लूज़ किस्म का एक ये राइम स्कीम है यहाँ पे, ठीक है? आप खुद भी इसको गौर करें तो बहुत एक लूज़ है राइम स्कीम, क्योंकि इसमें भी इन्होंने स्लैंट राइम का यूज़ किया है और मैं बता चुकी हूँ कि वो क्या होती है, ठीक है? तो ये था इस पोएम के बारे में। समरी यहाँ पे रही आपके सामने, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगर नहीं तो फिर लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इन स्लाइड्स का, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। होप्स हो कि आपको इसकी समझ आई होगी, पोएम की भी समझ आई होगी और इनकी जो लाइफ़ है उसके बारे में भी समझ आई होगी। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।